जी दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं वाईफाई क्विज गुरुकुल के अपने इस यूट्यूब चैनल पे। इस अंक में हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 14 का अध्ययन करेंगे जो सामान्य अध्ययन से संबंधित है। ये आगामी जितने सारे खास करके सीटेट हो एस्टेट हो उसमें सामान्य अध्ययन से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, बीपीएससी टीआरई 3 का जो होने वाला एग्जाम है, टीआरई 4 का जो आगामी एग्जाम है, साथ साथ में बीएसएससी 10+2 सचिवालय दरोगा, जितने भी सारे अन्य एग्जाम काफ़ी ज़्यादा उपयोगी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो के नीचे में मोर लिखा होगा, जैसे ही आप मोर पे क्लिक करिएगा ना तो वहाँ पे आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा। जैसे आप वहाँ क्लिक करिएगा तो आप टेलीग्राम चैनल पर चल जाइए, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए और वहाँ जो पीडीएफ दिया गया ना उस पीडीएफ से आप लोग टेस्ट का अध्ययन कर लीजिए। फिर जाकर के आप लोग टेस्ट लगाइएगा, फिर उसके बाद दोबारा पढ़िए तो अधिकतर प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे। तो इसमें लगभग 50 प्रश्नों को संग्रह किया गया है और जो लगभग 150 के 200 के आसपास एक टेस्ट पेपर में आपका कंप्लीट हो जाता है। अगर आप कंटिन्यू 100 टेस्ट लगाते हैं तो मान लीजिए कि आपका लगभग 15,000 के आसपास क्वेश्चन आपके ग्रिप में आ जाता है। और ये सारे प्रश्न पत्र बिहार में जितने भी अब तक के एग्जाम हुए हैं मल्टीपल चॉइस बेस्ड, सारे प्रश्न पत्रों का ये हल संग्रह है। एक भी प्रश्न छूटने की संभावना की गुंजाइश बहुत ही कम बचती है। हाल तो इसलिए यह क्लास तो ये जो वीडियो है अभी थोड़ा कुछ समय गैप हो गया है, तो लेकिन अब से कंटिन्यू रहेगा। हम भी शादी विवाह में थोड़े आ गए थे, इस कारण से काफ़ी ज़्यादा व्यस्त होने के कारण 10-12 दिन तो कंटिन्यू निश्चित रूप से वीडियो नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि उसमें एक टेक्निकल टीम काम करती है, वो क्वेश्चन पिकअप होता है, एडिट होता है, बहुत सारे उसमें काम होने के बाद वह फाइनली डिस्कशन कराया जाता है। तो अब से कंटिन्यू रहेंगे। देखिए क्या स्तनधारियों के लिंक क्रोमैटिन पर बार बॉडी होते हैं, उसका उदाहरण क्या है। यहाँ बार बॉडी संबंध, जैसे महिलाओं में बार बॉडी अब क्या है देखें। अगर हम महिलाओं की बात करते हैं, स्तनधारी किसमें होती है, महिलाओं की होती है, तो महिलाओं की मतलब फीमेल होता है, फीमेल। अगर हम फीमेल की बात करते हैं ना, फीमेल में एक्स गुणसूत्र होता है, यही होता है ना। तो एक्स गुणसूत्र पर मौजूद जीन जो होता है ना, उत्पादों की संख्या को विनियमित करने के लिए, जो उत्पाद की संख्या का जो विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है, उसमें महिलाओं में एक्स गुणसूत्रों में जैसे एक्स एक्स मतलब एक्स में एक निष्क्रिय हो जाता है, तब यह क्रिया आदान प्रदान जब होती है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया जब होती है, इसमें एक्स एक क्रिया हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। तो वही जो निष्क्रिय हो जाता है जो एक्स, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बार बॉडी कहते हैं। तो उसके बाद इसमें आ जाएगा, यह होता है हेट्रोक्रोमेटिन के कारण। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। फल के उत्पादक की बात करते हैं तो मुजफ्फरपुर जिला का नाम आता है। यह मुख्य रूप से मुजफ्फरपुर जिला में मुख्य रूप से और लीची और आम, ये दो का उत्पादन यहाँ पे होता है। अगर हम बिहार की बात करते हैं तो सब्जियों में अगर क्वेश्चन पूछेगा, सब्जियों में बिहार का स्थान है तीसरा। अगर फल की बात करते हैं, फल में बिहार का उत्पादन का स्थान है चौथा, याद रखिएगा। और बिहार में मुख्य रूप से लीची का, मखाना का और मधु का, ये 3 चीज के उत्पादन में बिहार पहले स्थान पर आता है। किस तत्व तक अष्टक का नियम लागू पाया गया। अष्टक का नियम मुख्य रूप से किसने दिया, तो न्यूलैंड साहब ने दिया था अष्टक का नियम, याद रखिएगा। तो इसमें मुख्य रूप से यह नियम, अष्टक के नियम में क्या, तो वहां जो व्यवस्थित किया गया द्रव्यमान संख्या के आधार पर अष्टक के नियम को व्यवस्थित किया गया, जो कि बढ़ते हुए क्रम के अनुसार था। बढ़ते हुए क्रम जिसका सबसे कम द्रव्यमान था उसको पहले रखा गया, इस तरह से। इसमें आंसर हो जाएगा आपका कैल्शियम। कैल्शियम के बाद से जो है मतलब यह कहीं ना कहीं इस नियम में दोष पाया गया, कहीं ना कहीं उसको कंटिन्यू नहीं रखा गया। हाँ, तो निश्चित रूप से प्लेलिस्ट में जो है ना आपका 100 प्लस मैथ प्लस रीजनिंग का टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसमें भी थोड़ा गैप हो गया, लेकिन अब से वह कंटिन्यू रहेगा। निश्चित रूप से आप उसका अध्ययन करिए, वह एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। जितने सारे प्रश्न पत्र एग्जाम में प्रश्न पूछे गए, सारे प्रश्न पत्रों का हल संग्रह है, आपको कहीं समस्याएं नहीं आएगी। बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन सा था, भारत था। बांग्लादेश अब आजाद कब हुआ था, 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश जो है ना वह किससे, तो पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश को अलग कर दिया गया था। इस प्रकार से ऐसे भारत द्वारा हालांकि कहा 6 दिसंबर 1971 को ही स्वतंत्र बांग्लादेश के रूप में उसे जाना जाने लगा, इसलिए 16 दिसंबर को क्या कहा जाता है, भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा विजय दिवस मनाया गया। कहा जाता है विजय दिवस कब मनाया जाता है, 16 दिसंबर, किसके द्वारा, भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा बनाया गया। हमारे शरीर के दैनिक मतलब 24 घंटे के नियमन का एक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा हार्मोन होता है और यह किस ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑप्शन है, ऑप्शन के आधार पर जैसे हम लोग इसमें जब हम चेक करते हैं तो आपका मुख्य रूप से जैसे है मेलाटोनिन और पीनियल ग्रंथि। मेलाटोनिन और पीनियल ग्रंथि के आधार पर जो होता है वह विनियमन का कार्य होता है। इसमें अगर हम लोग इसका देखते हैं तो मेलाटोनिन और पीनियल ग्रंथि का मुख्य रूप से क्या कार्य है, यह मुख्य रूप से जैसे वो कहते हैं स्वाभाविक क्रिया, जैसे मतलब सोना है, जगना है, हमें भूख लगता है, इस प्रकार की जितनी सारी स्वाभाविक क्रियाएं होती है वह इसी के द्वारा नियंत्रित होती है। अगले प्रश्न पत्र को देखते हैं। भारत के महान्यायवादी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। महान्यायवादी वह भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है, यह है। देखिए याद रखिए, महान्यायवादी वगैरह जितने भी की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो राष्ट्रपति साहब इनकी नियुक्ति करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मुख्य न्यायाधीश की, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नियुक्ति पहला ही गलत है। वह भारत सरकार को विधि संबंधी विधियों पर सलाह देता है, यह दूसरा सही है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर होगा। प्रकाश के उस घटकों में विभक्त होना क्या कहलाता है, प्रकाश के घटक रंगों में विभक्त होने को हम लोग क्या कहते हैं, घटक रंगों में विभक्त होने को हम लोग कहते हैं विक्षेपण कहते हैं। और विक्षेपण किसके कारण होता है, विक्षेपण अपवर्तन के कारण होता है। याद रखिएगा, लाइफ में हमेशा जितना अधिक से अधिक आप लोग कहीं पढ़े हों, फाउंडेशन किए हों, आप लोग पढ़े हैं कि क्लास किए हैं कि नहीं किए हैं, वो मायने नहीं रखता। आप लोग अधिक से अधिक कितने प्रश्न पत्रों का अभ्यास किए, ये मायने रखता है। इसलिए आप अधिक से अधिक प्रश्न पत्रों के अभ्यास पर अपना जोर दीजिए, वही आपकी सफलता को निर्धारित करेगी। आपके पास बहुत ही अच्छा अवसर है, लगातार वैकेंसियों की जो भी भरमार पड़ी हुई है, आप लोग खूब मेहनत करके अपने एक सीट को सुनिश्चित कर लीजिए। इसमें हो जाएगा अपवर्तन के कारण मुख्य रूप से होता है। इसमें अगर विक्षेपण पूछेगा तो लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम
कम, सबसे कम होता है लाल रंग का विक्षेपण, इसीलिए हम लोग सिग्नल वगैरह में देखते हैं तो लाल रंग का इस्तेमाल किया, तो विक्षेपण मतलब फैलता कम है, तो इसलिए ताकि दूर से ही दिख जाता है, ठीक है ना, तो इसलिए लाल रंग का इस्तेमाल इसमें मुख्य रूप से किया जाता है। अगले प्रश्न पत्र को देखते हैं। और बैगनी रंग का विक्षेपण क्या होता है, सर्वाधिक होता है। अब अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को उसकी फोकस दूरी f के साथ संबंध व्यक्त करें, तो हम लोग जानते हैं f बराबर क्या होता है, r/2। r बराबर क्या होता है, क्योंकि यहाँ व्यास में है, r बराबर क्या होता है, d/2, यही होता है ना, व्यास/2 होता है। तो f को क्या लिख सकते हैं, r का वैल्यू क्या, d/2/2, तो f को क्या लिख सकते हैं, d/4, तो d बराबर 4f लिख सकते हैं। देखिए d बराबर 4f का ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। डैश का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है, किसका सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है, तो वह अपसारी सीमा का। देखिए अपसारी सीमा मतलब क्या होता है, देखिए दो प्लेट, पृथ्वी हम जानते हैं वह प्लेटों में विभक्त है, दो प्लेट जब एक दूसरे से दूर जाते हैं ना, तो उसी को कहा जाता है, वह अपसारी के कारण एक दूसरे से दूर जाते हैं, उसी को कहा जाता है मुख्य रूप से वह अपसारी, उसी को अपसारी क्रिया कहते हैं। और इसमें मुख्य रूप से जो होता है ये कटक में कहते हैं मंद ढाल वाला पठार जिसका ढाल बहुत कम होता है और तीव्र जिसका ढाल बहुत अधिक होता है पर्वत, उन दोनों के बीच जो होता है उस दोनों के पर्वतों के रूप में जब मिलते हैं ना, तो इसी आधार को क्या कहते हैं, अपसारी सीमा कहते हैं। यह मध्य अटलांटिक क्षेत्र में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टलीय है, अक्रिस्टलीय है। अक्रिस्टलीय मतलब क्रिस्टल के रूप में नहीं आता है, हम लोग कहते हैं कांच कहते हैं। कांच को क्या कहा जाता है, कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है, इसको द्रव के रूप में कहा गया, ठोस के रूप में इसको नहीं कहा जाता है। अगला मतलब द्रव का मतलब क्या होता है, जैसे द्रव का कोई भी आकार नहीं होता है, तो मतलब कहता है अनिश्चित ज्यामितीय आकार होता है, इसका कोई ज्यामितीय आकार नहीं होता है। ज्यामितीय आकार का मतलब जैसे मान लेते हैं किसी बर्तन में रखें उसके शेप को रख लेना, कटोरा में रखें कटोरा का आकार ले लेगा, बाल्टी में रखिए बाल्टी का आकार ले लेगा, इस प्रकार से उसका कोई निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं होता है। निम्न में से किस कहवा की किस्म का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है। भारत में सबसे अधिक जो होता है कहवा का किस्म का उत्पादन सबसे अधिक अरेबिका का होता है, याद रखिएगा। और कहवा के लिए अगर क्वेश्चन पूछेगा तो 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है और सबसे अधिक कहवा कर्नाटक राज्य में होता है और भारत में मुख्य कर्नाटक में लगभग 70% होता है। और अगर केरल और तमिलनाडु, याद रखें केरल एवं तमिलनाडु भी कहवा के लिए, कहवा उत्पादन के लिए यह महत्वपूर्ण, यह उत्पादक राज्य में इसकी गिनती आती है, लेकिन सर्वाधिक की बात करेगा 70% कहवा। और भारत में दो किस्म, एक अरेबिका और एक रोबस्टा, ये दो प्रकार की किस्म भारत में उपजाई जाती है। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। पहला राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से जिम कॉर्बेट भारत राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जो कब बनाया गया, जो कहाँ है, जो मुख्य रूप से नैनीताल उत्तराखंड में है। नैनीताल का उत्तराखंड में, उत्तराखंड कहाँ, नैनीताल कहाँ पड़ता है, वह उत्तराखंड राज्य में पड़ता है, तो वहाँ पे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। अगर क्वेश्चन पूछता है प्रोजेक्ट टाइगर पूछता है, अधिकतर क्वेश्चन आपका प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई, तो याद रखिएगा 1973 में हुई। इस प्रश्न को आप लोग ध्यान में रखिएगा। हाँ, साथ साथ में आपको प्ले लिस्ट में जो है मुख्य रूप से 100+ मैथ प्लस रीजनिंग टेस्ट सीरीज कंटिन्यू टेस्ट लाया जा रहा है। हाँ, हालांकि उसके अभी टेस्ट में कुछ गैप आ गया है, लेकिन अब से निश्चित रूप से कंटिन्यू क्लास चलेगी, तो आप लोग उससे जुड़िए। और जितने सारे प्रश्न पत्रों का जो संग्रह किया गया है, वह अब तक के जितने सारे एग्जाम हुए, उनके एग्जामों के, बिहार में जितने सारे एग्जाम हुए उनके प्रश्न पत्रों का वह हल संग्रह आप लोग निश्चित रूप से उसका अध्ययन करके जाते हैं, तो चाहे आपका आगामी जो सीटेट का एग्जाम होना है कोई दिक्कत नहीं आएगी मैथ रीजनिंग संबंधी। बीपीएससी का अभी जो TRE 3 का होना है और TRE 4 जो संभावित है, तो उसमें जितने सारे प्रश्न हैं वो इससे आपको कवर हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य देश नहीं है, बिम्स्टेक का कौन सा सदस्य देश नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, बिम्स्टेक जो होता है मुख्य रूप से दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया, ये दोनों को जोड़ने वाले देश को बिम्स्टेक कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर की बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर है बांग्लादेश में। और इसका सदस्य देश की बात करें तो 7 गो सदस्य देश है। इसमें मुख्य रूप से बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश हैं, जिसमें कि 5 देश है वह दक्षिण एशिया का है। दक्षिण एशिया में जैसे बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, भारत हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया। और दक्षिण पूर्व एशिया की बात करते हैं तो वह म्यांमार और थाईलैंड हो गया। इस प्रकार से इसमें मालदीप नहीं होगा। अगला सही विकल्प चुनिए। और किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो मुख्य रूप से परिनालिका के अक्ष के अनुदिश चलने पर क्या हो जाता है, वह चलने पर अपरिवर्तित रहता है। अगले प्रश्न पत्र को देखते हैं। जैसे अगला प्रश्न, नगुल्ट्रम मुद्रा है, कहां की नगुल्ट्रम मुद्रा है, तो भूटान की मुद्रा का नाम है नगुल्ट्रम। कजाकिस्तान की मुद्रा का नाम है क्या है, तेंगे कजाकिस्तान की। म्यांमार की मुद्रा का नाम है क्यात और दक्षिण कोरिया की मुद्रा का नाम है वान। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा का कितना प्रतिशत नौ परिवहन के द्वारा होता है, तो इसमें याद रखिएगा 95% होता है। और लगभग मात्रा अगर पूछा जाता है तो 95% नौ परिवहन से होता है। इसका मूल्य अगर कहते हैं 70% मूल्य होता है। इसमें 13 प्रमुख जो होता है ना, इसमें 13 प्रमुख बंदरगाह हैं और 205 जो होता है ना छोटे मोटे मध्यवर्तीय बंदरगाह हैं। अगला देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना हुआ है। सबसे ऊंचा रेलवे पुल मुख्य रूप से चेनाब नदी है। चेनाब नदी में सलाल बांध है। चेनाब नदी में और सब याद रखिएगा, पूछेगा सलाल बांध किस नदी पर, तो चेनाब नदी पे है। दुलहस्ती परियोजना पूछेगा, दुलहस्ती परियोजना पूछेगा, याद रखिएगा चेनाब नदी। ये सारे जो डिस्कशन करा रहे हैं तो इसको आप लोग लाइटली नहीं लीजिएगा, ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए, इसलिए आप लोग बिना स्किप किए इसका अभ्यास करिए। याद रखिए आपकी अभ्यास ही आपकी सफलता को सुनिश्चित कराएगी। एक बार आप लोग टेलीग्राम चैनल, इसी में मोर लिखा होगा जैसे वीडियो के नीचे में, तो मोर को जैसे क्लिक करिएगा ना, वहाँ लिंक आएगा फॉर
पीडीएफ करके। जैसे आप उस पर क्लिक करिएगा तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, वहां से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार वीडियो देखने के बाद आप लोग उससे अभ्यास कर लीजिए पीडीएफ से, तो सारे प्रश्न आपके मन मस्तिष्क में अंकित हो जाएंगे, जो आपके लिए काफी ज्यादा उपयोगी होगा। भारत का सबसे बड़ा रबर बांध कौन सी नदी पर बना है? सबसे बड़ा अगर रबर बांध की बात करते हैं तो वह फल्गु नदी पर बना है। फल्गु में बिहार का, फल्गु कहां है तो बिहार में, मुख्य रूप से बिहार में गया जिले में है, गया जिले में है। इसी बांध को गयाजी बांध का, गया का नाम याद रखिए, गयाजी डैम, गयाजी बांध, इसी बांध को कहा जाता है। नीचे कुछ जीवाणु एंजाइम जैव सक्रिय अणु के साथ उपयोग दिए गए हैं, इसमें से कौन सा दिया गया है? तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन का लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक है, तो अगले प्रश्न पत्र को देखते हैं। समान वायु, अगले प्रश्न को देखते हैं। समान वायु दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? यहाँ समान वायु दाब है। जब समान वायु दाब को हम लोग क्या कहते हैं? समदाब, नाम से स्पष्ट है, समदाब रेखा, समान वायु दाब। समताप मतलब समान तापमान वाली रेखा। समवर्षा, समान वर्षा जहां पे हो। समलवन, समान जहां पे लवणीय क्षेत्र हो, उसी आधार पर। उत्तरीय गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संचरण की दिशा डैश होती है। तो पवन संचरण की दिशा कैसी होती है? तो घड़ी के सुई के अनुकूल होती है, याद रखिएगा। प्रति चक्रवात में मुख्य रूप से केंद्र में होता है ना, प्रति चक्रवात जब आता है तो केंद्र में अधिकतम उच्च दाब होता है, प्रति केंद्र में काफी ज्यादा दाब होता है। उच्च दाब के कारण जो उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में जो होता है ना, घड़ी की सुई के अनुरूप, तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में चक्रवात चलती है। घड़ी के सुई की दिशा में अनुरूप चलती है चक्रवात, और यहां पे घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में यह चक्रवात, यहां पे साइक्लोन उत्पन्न होता है। तो यहां पे क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध की घड़ी की सुई के अनुकूल हो जाएगी। अगले प्रश्न पत्र को देखते हैं। पश्चिमी पाकिस्तान के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली पूर्वी पाकिस्तान की सशस्त्र सेना का नाम क्या था? इसमें जो ऑप्शन है तो उस आधार पर आप लोग इसका टेस्ट करते रहिए, आप लोग भी जवाब देते रहिए। मुक्त वाहिनी की, मुक्ति सेना की, बंगाल सशस्त्र बल की, बंगाल राष्ट्रीय सेना, उसका नाम था मुक्ति वाहिनी था। नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री का नाम बताएं। नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला थे। क्योंकि नेपाल हमारा बिहार से का पड़ोसी देश में आ जाता है, काफी ज्यादा पड़ोसी देश है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट यह प्रश्न हो जाता है। तो यह कब निर्वाचित हुए थे? 1959 में निर्वाचित हुए थे। अब देखें, उसके बाद कहते हैं अपच। अपच में उपचार के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है? अपच में इसमें क्या था? इसमें है अम्ल तत्वनाशक, इसी को क्या नाम है? एंटासिड, इसी को कहते हैं, एंटासिड का इस्तेमाल किया जाता है। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग जाना जाता है। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को हम लोग क्या कहते थे? उसको कहते थे हम लोग वेनियर। क्या कहते थे? वेनियर कहते थे, याद रखिएगा। संगम साहित्य की बात करें तो यह मुख्य रूप से कृष्णा प्लस तुंगभद्रा, संगम साहित्य कृष्णा प्लस तुंगभद्रा किस भाषा में? तमिल भाषा में नदी पर बना है। इसमें मुख्य रूप से जैसे आप लोग पूछा जाएगा, त्वलकाप्यम में राजतंत्रात्मक चर्चा किया गया है। उसके बाद इस प्रकार उसमें मुख्य रूप से कृषक वर्ग को वल्लाह कहते हैं। उसके कृषक वर्ग वल्लाह कहलाता था, कृषक मुख्य रूप से। क्षत्रिय को उलवर, पशुपालक को मुख्य रूप से अगर कहा जाता पशुपालक हो गया, और शिकारी वर्ग जो उसको अय्यर कहते थे, याद रखिएगा इस तरह से। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? तो 1967 में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। उस समय अभी वर्तमान में अगर 8वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 22 भाषा है, लेकिन मूल मतलब प्रारंभ में कितनी भाषा थी? 14 भाषाएं थी, याद रखिएगा। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया, 21वें। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा कोंकणी और मणिपुरी और नेपाली, ये तीनों भाषाओं को जोड़ा गया। और 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो मुख्य रूप से बोडो है, डोगरी है, मैथिली है, संथाली है। तो याद रखिएगा, मैथिली बिहार की भाषा है। तो अगर यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किस संशोधन द्वारा? 92वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन 1 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी, बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे, मतलब दोनों कथन बिल्कुल राइट है। अगला देखते हैं। बॉक्सर विद्रोह संबंधित है किससे? बॉक्सर विद्रोह संबंधित है, बॉक्सर नाम से है, वह चीन से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला हम लोग जिसे देखते हैं, बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सोशलिस्ट पार्टी की बात कर रहा है तो प्रथम अध्यक्ष सोशलिस्ट पार्टी के आचार्य नरेंद्र देव साहब थे। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी मुख्य रूप से यह जो 1934 में कहाँ पे? पटना में। और इसके सचिव की बात करते हैं, सचिव की बात तो वहाँ पे जयप्रकाश नारायण साहब थे। पेटू आघाट मत्स्य गोदीवोड़ा के रूप में विकसित किया गया, यह स्थित है, यह कहाँ स्थित है? यह मुख्य रूप ऑप्शन है, यह पश्चिम बंगाल में है। क्योंकि बिहार की चौहद्दी को कम संपर्क करता है, इसलिए यह प्रश्न इंपोर्टेंट हो जाता है पश्चिम बंगाल से संबंधित। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया? तो 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। और इसके संस्थापक अगर अध्यक्ष की बात करते हैं तो उसमें कौन थे? उद्योगपति घनश्याम दास बिरला साहब का नाम आता है। और सचिव की बात करें तो अमृत
अमृतलाल ठक्कर का नाम आता है, सचिव में अमृतलाल ठक्कर का नाम आता है। अगला अगला प्रश्न है, कणों के बीच आकर्षण बलों के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित पदार्थों को व्यवस्थित करें। तो इसमें थोड़ा ऑप्शन में हमको लगता है प्रॉब्लम है। तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद आ जाएगा दूध, दूध के बाद आ जाएगा शर्करा, हाइड्रोजन दूध के बाद आ जाएगा शर्करा। तो इसमें नहीं ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग लगा लीजिए इसमें। अगला, कजाकिस्तान की राजधानी का नाम क्या है? कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। याद रखिएगा, राज्य राजधानी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ, इसी के प्लेलिस्ट में जो है ना एसपीडी जीके करके वीडियो उपलब्ध है, जो लगभग 6 घंटे का है। आप लोग 2 की स्पीड में लगा करके उसका अध्ययन कर लेते हैं तो सामान्य अध्ययन से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे। और हमारा यह सलाह है कि कोई भी एग्जाम आप लोग देने के लिए जाएं तो उस वीडियो को निश्चित रूप से देख करके जाइए, काफी ज्यादा उपयोगी होगा। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। अगला देखते हैं, सहायक एनजी संबंधित है किससे है? सहायक एनजी संबंधित है रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित है, तो वह रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित है। यह मुख्य रूप से सहायक एनजी क्या है? यह डीआरडीओ किसकी है? डीआरडीओ प्लस निजी कंपनी, प्लस कौन सी? निजी कंपनी ने मिलकर बनाया है। और यह नौसेना के साथ, किसके साथ में? नौसेना के साथ में। और डीआरडीओ अगर पूछा तो इसकी स्थापना 1958 में किया गया और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर दिल्ली में है। पंचायत की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया है, केवल में किया गया है तो अनुच्छेद 243 के 6 के तहत किया गया है। और केवल 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 के क में इसका वर्णन किया गया है। म्यांमार का पुराना नाम क्या? म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। और कब हुआ यह मुख्य रूप से 1852 में अंग्रेजों ने इस पर अधिकार कर लिया गया था। और भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत से बर्मा को अलग किया गया और 1937 में संपूर्ण रूप से यह भारत से अलग हो गया। कब? 1937 में। और भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा भारत से यह अलग का प्रावधान किया गया था और अंग्रेजों के अंतर्गत 1852 में आया था। निम्न में से कौन सा क्षेत्र देश के परिवहन के सकल मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदान करता है? तो इसका मुख्य रूप से जो आंसर हो जाएगा तो सड़क परिवहन क्षेत्र। अगले प्रश्न पत्र को देखते हैं। अगले प्रश्न देखते हैं, राज्यपाल एवं मंत्री परिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री का कर्तव्य उल्लेख है किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 167 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। और वहीं पे महाधिवक्ता मतलब सर्वोच्च महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता जिसे सर्वोच्च विधि अधिकारी और 1966 में राज्य की समस्त कार्यपालिका राज्य की समस्त कार्यपालिका किसके नाम से? राज्यपाल के नाम से होगा। अनुच्छेद 166 में 164 में सीएम की नियुक्ति 164 में सीएम की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची जो जोड़ा गया है तो याद रखिएगा 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1885 के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया है। उसके बाद रोग हाथी पांव जिसको लिम्फेटिक फाइलिएसिस के नाम से जाना जाता है, होने का क्या कारण है? इसमें जो मुख्य रूप से होने का कारण है वह व्यूचेरिया जो होता है ना वह क्यूलेक्स नामक मच्छर से होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। प्लेलिस्ट में जो होता है एसपीडी साइंस करके आपका वीडियो उपलब्ध है, आप लोग निश्चित रूप से उसका अध्ययन कर लीजिए। वह आगामी एग्जाम के लिए साइंस से संबंधित प्रश्नों में काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा क्योंकि उसमें बिहार में जितने एग्जाम हुए उन सारे प्रश्न पत्रों का हल संग्रह है जो 2 पार्ट में है। याद रखिएगा, जीवन में परीक्षा एक रेस है, जीतेगा वही जो लगातार अपना गियर चेंज करते रहेगा। आपका एग्जाम नजदीक है तो आप लोग अधिक से अधिक प्लेलिस्ट में जितने सारे वीडियो हैं सबका पूरा अभ्यास करके अध्ययन करके कंप्लीट कर लीजिए, सफलता आपकी सुनिश्चित होगी। अगला, प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में 8वीं अनुसूची में कुछ और अधिनियम की बढ़ोतरी की गई कि 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। यह सही है, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया जिसमें भूमि विधियों को सर्वोच्च संवैधानिक संरक्षण दिया गया, जिसमें भूमि के विधि कानूनों संबंधित संवैधानिक संरक्षण दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, जल के पोषक समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल में प्रभावन मतलब एजिंग दर्शाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सुपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपोषण। और वुड डिस्पैच किससे संबंधित है? वुड डिस्पैच मुख्य रूप से शिक्षा से संबंधित है। और यह कब में? 1854 में वुड डिस्पैच जो है ना तत्कालीन गवर्नर मुख्य रूप उस समय थे लॉर्ड डलहौजी के, याद डिस्पैच डलहौजी को एक पत्र भेजा गया था। उसमें प्राथमिक विद्यालय में स्थानीय भाषा में पढ़ाई हो और कॉलेज स्तर पर अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई के संबंध में उन्हें भेजा गया। इसी को अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। लॉर्ड डलहौजी संबंधित कब? 1854 में। प्राथमिक विद्यालय में मुख्य रूप से वह स्थानीय भाषा में पढ़ाई और कॉलेजों में अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई हो, इसके लिए भेजा गया था और इसी को अंग्रेजी सरकार का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत में बंगाल में पागलपंथी आंदोलन के नेता कौन थे? पागलपंथी आंदोलन के नेता मुख्य रूप से करमशाह हुआ करते थे। उसके बाद अगला यह मुख्य रूप से आर्य धार्मिक सांप्रदायिक था। यह 1813 में करमशाह और टीपू मीर द्वारा किया गया था। इसमें जमींदार एवं साहूकार के खिलाफ यह आंदोलन छिड़ा था। अगला देखते हैं, भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा कितने देशों से संपर्क करती है? अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा 7 देशों से। याद रखिएगा, बौद्ध, चौपौना, 55 MBA सारे देश आ जाते हैं। बौद्ध से मुख्य रूप से जैसे बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान,
नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अगला, चीन की राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो चीन की राष्ट्रीय भाषा आती है मंदारिन, इसको आप लोग याद रखिएगा। और यह ताइवान की भी राष्ट्रीय भाषा है, पूछता है ताइवान की भी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? वह मंदारिन है। और विश्व में अंग्रेजी के बाद दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वह मंदारिन ही है। अंग्रेजी के बाद दूसरी है मंदारिन और तीसरी भाषा है हिंदी। याद रखिएगा, तीसरी भाषा है हिंदी। कोरियोलिस बल तथा दाब प्रवणता बलों में संतुलन से उत्पन्न समदाब रेखाओं के समानांतर चलने वाले पवन क्या कहलाते हैं? उस पवन को हम लोग भूमिक्षेपिक पवन कहते हैं। कौन क्या कहते हैं? भूमिक्षेपिक पवन कहा जाता है। उस मॉडल का नाम बताइए जिससे सेकेंड योजना आधारित है। वह है महालनोबिस मॉडल। पीसी महालनोबिस मॉडल में जो सेकेंड योजना मतलब दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। अगला, निम्नलिखित दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर के 61 तक का समय रहा। उसके बाद निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला फलों का सबसे अधिक उत्पादन करता है? यह क्वेश्चन रिपीट कर गया है, तो मुजफ्फरपुर जिला फलों का सबसे अधिक उत्पादन करता है। अगला, किस तत्व तक अष्टक का नियम लागू होता है? कैल्शियम तक। यह क्वेश्चन रिपीट किया इसी सेट में। तो आप लोग इस प्रकार से इस सेट को कंप्लीट करा दिया गया है। आप लोग अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करिए और एक बार वीडियो को देखने के बाद टेलीग्राम से जुड़ करके इसका पीडीएफ वहाँ उपलब्ध है। आप लोग पीडीएफ एक बार उसको कंप्लीट कर लीजिए। अगर वहाँ पे अगर आपका स्कोर लगभग 35 से 40 के बीच में आ रहा है तो फिर तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर स्कोर इससे नीचे है तो जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप लोग देखिए, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। चलिए मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 15 में, और तब तक के लिए लगातार अभ्यास करते रहिए। जय हिंद।